हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये एचसीवी रोटेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 73। A small spherical ball is released from a point at a height h on a rough track shown in the figure. Assuming that it does not slip anywhere, find its linear speed when it rolls on the horizontal part of the track. इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, राइट, स्मॉल। लेकिन जब भी हम कोई अप्रोक्सीमेशन करते हैं ना, तो अप्रोक्सीमेशन सडन नहीं कर लेना चाहिए। अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है कि कौन सी वैल्यू किसके कंपैरिजन में छोटी है। अदरवाइज तो कोई चीज छोटी भी नहीं है, बड़ी भी नहीं है। अब जब उसने रोल करना बोल दिया है ना, तो हम इसको पॉइंट तो नहीं मान सकते, हमें रोलिंग काउंट करनी है और इस कंडीशन का एट लास्ट इस्तेमाल करना। अगर पहले कर लिया, आंसर विल बी रॉन्ग। क्लियर? अब उसने बोला कि एक छोटी सी बॉल है, यहां से चलती है और रोल करते करते इस हॉरिजॉन्टल पार्ट पे पहुंच जाती है, तो इस समय इसकी लीनियर स्पीड कितनी आएगी? ठीक है ना? तो इस बॉल का अपना कोई ना कोई रेडियस भी होगा। मान लेते हैं बॉल का मास m है और रेडियस की वैल्यू r के इक्वल है। क्लियर हो गया? अब रोल करने का मतलब है कि फ्रिक्शन एक्टिवेट होगा, और फ्रिक्शन एक्टिवेट होगा, लेकिन कैसा फ्रिक्शन होगा? वो फ्रिक्शन होगा स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में एक बात बिल्कुल क्लियर है कि स्टैटिक फ्रिक्शन मैकेनिकल एनर्जी का लॉस नहीं करेगा। क्लियर? इसका मतलब इस प्रोसेस में कोई भी मैकेनिकल एनर्जी का लॉस नहीं होने वाला है। अब मैकेनिकल एनर्जी का अगर लॉस नहीं होगा और ये बॉल इस अपर पॉइंट से चल के जब इस लोअर पॉइंट पर पहुंचेगी, तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आएगा। क्लियर? और h हाइट आने का मतलब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgs से घट गई। लेकिन जब ये बॉल यहां पे पहुंचेगी, तो फ्रिक्शन ने क्या किया होगा? टॉर्क दिए होंगे, तो इस बॉल के पास एंगुलर वेलोसिटी भी होगी और इस बॉल के पास लीनियर वेलोसिटी होगी। हाँ, हमसे लीनियर वेलोसिटी उसने पूछी है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट फिर ऐसे लिखा जा सकता है, क्या? बॉल जब नीचे आई तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घट गई। अब सवाल है कि जो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घट गई है, कम हो गई है, डिक्रीज कर गई है, वो गई कहां पे? तो एक तो इसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में गई है, तो दिस इज इक्वल टू इंक्रीज इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और बाकी जो बची वो इस बॉल की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में चली गई, तो प्लस इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो गया? तो बॉल का साइज छोटा है, तो मैं बोल सकता हूं कि बॉल यहां से चली और यहां पर पहुंची। तो बॉल एक्चुअली नीचे कितना आई? उसने तो बोला है कि दिस हाइट इज इक्वल टू h। तो अगर मैं पूछता है कि बॉल नीचे कितना आई है, तो बॉल पॉइंट मास तो नहीं, तो बॉल का सेंटर यहां पे पहुंचा है और पहले यहां पे पहुंचा। पहले मुझे हर चीज को काउंट करना है बिफोर वी टेक एनी अप्रोक्सीमेशन। अगर हमने कोई भी गलती कर ली पहले, मतलब बिफोर टेकिंग अप्रोक्सीमेशन, हमें चीजों को काउंट करना होगा। बाद में देखेंगे कि क्या अप्रोक्सीमेट होता है, क्या नहीं होता है। तो एक्चुअली ये बॉल h हाइट नीचे नहीं आई है, h माइनस आ रहा है। मे भी कोई बोल सकता है कि h r से बहुत छोटा है, फिलहाल तो बोल सकते हैं, लेकिन एक भी गलती हमारे रिजल्ट को गलत कर सकती है। तो मैं पूरा प्रिकॉशन लूंगा। मास m था g और बॉल नीचे कितना आ गई? h माइनस r, एंड दिस विल बी द डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ m इंटू वी स्क्वायर, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ i इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? प्योर रोलिंग का केस था, बॉल कंटिन्यूअसली रोल कर रही, तो हम v को क्या लिख सकते हैं? r ओमेगा लिख सकते हैं, राइट? अगर हम v को r ओमेगा लिख सकते हैं और बॉल सॉलिड स्फीयर है, तो इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी रिटन एज 2 डिवाइडेड बाय 5 m इंटू r स्क्वायर। क्लियर? सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। m g h माइनस r इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर
और प्लस हाफ, आई का मतलब 2/5 mr स्क्वायर और ओमेगा का मतलब था v/r, तो v डिवाइडेड बाई r का होल स्क्वायर। यहां से r स्क्वायर और ये वाला r स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। इवन कुछ लोग डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, जिनको रिजल्ट्स रटे रहते हैं, मन पहले समझना चाहिए, बाद में रट भी सकते हैं कि एक सॉलिड स्फीयर की अगर बात करें ना तो उसका अपना एक रिजल्ट आ ही जाता है, यहाँ पे भी आने वाला है, जरूरत पड़े अगर याद हो जाए तो पहले वहीं से शुरू कर दो। कौन सी बड़ी बात है, हाफ mv स्क्वायर और प्लस 2/5 इंटू हाफ m इंटू वी स्क्वायर। अगर हाफ mv स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा कितना, 1 + 2/5 एंड दैट इज 7/5 एंड दैट इज इक्वल टू 7/10। तो दिस इज 7 डिवाइडेड बाई 10 m इंटू वी स्क्वायर। हाँ, नाउ वी आर इन स्टेट टू से, अगर हम पहले इग्नोर कर देते कि r की वैल्यू को हटा ही दो और पॉइंट मास मान लो तो ये वाला पूरा टर्म ही चला जाता, ठीक है ना। तो हमें पहले स्मॉल r को इग्नोर नहीं करना है। अब मैं बोल सकता हूं कि दिस r इज वेरी लेस एज कंपेयर टू h, देन दिस विल बी इक्वल टू mgh। तो दिस इज इक्वल टू mgh। यहां से मास कैंसिल हो गया, मास ये कैंसिल हो गया और v की वैल्यू कितनी आ गई, √10 डिवाइडेड बाई 7 इंटू gh, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। हाँ, जब चीजें समझ में आ जाएं देन यू कैन यूज दैट, यू कैन डायरेक्टली से। तो मैं एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था, कैसे, मैं बोल देता m इंटू जी इंटू एच माइनस आर एंड दैट इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज, एंड फॉर अ सॉलिड स्फीयर द टोटल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल एंड दैट इज इक्वल टू 7/10 mv स्क्वायर। तो सीधे लिख देते 7 डिवाइडेड बाई 10 mv स्क्वायर। एक लाइन में हमारा आंसर आता, r को h के कंपैरिजन में नेगलेक्ट करते तो √10 डिवाइडेड बाई 7 इंटू gh। आई होप बात समझ में आ गई होगी, लेकिन हमें प्रोसेस भी पता होने चाहिए। पता चले हमें कोई और सिस्टम दे दिया और हमको पता ही नहीं था कि इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो हमको लिखना पड़ेगा ना कि ट्रांसलेशनल क्या है और रोटेशनल क्या है। आई होप एक एससीवी का क्वेश्चन नंबर 73 भी समझ में आ गया होगा। मैंने रोटेशन के काफी क्वेश्चन कर लिए, अगर सारे क्वेश्चन देखोगे तो रोटेशन का टॉपिक कंसेप्चुअली क्लियर हो जाए।